नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ने की खेती प्रदेश के कई क्षेत्रों में की जाती है। जिन किसानों को नई फसल की कटाई करके पेड़ी लेनी है वे समसामयिक प्रबंधनों को सही तरीके से करें, जिससे पेड़ी गन्ने से अधिक उपज ली जा सके। तो पेड़ी से भरपूर पैदावार के लिए कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं आंचलिक कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जिस आप बावक फसल से पेड़ी की फसल लेना जा रहे हैं उसमें कटाई का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो फरवरी का महीना आ रहा है, 15 फरवरी से 15 मार्च तक एक उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय बावक फसल की जो कटाई करके रैटून लेना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। कटाई के तरीके की बात आती है तो किसान भाई हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कटाई करने जा रहे हैं और जिस फसल से आपको पेड़ी की फसल लेना है तो वो ज़मीन की सतह से सटा करके कटाई करें। कटाई के लिए आमतौर पर हम कहते हैं अच्छे धारदार हथियार जैसे बलकटी या हंसिया जो भी आप उपयोग करते हैं या कुल्हाड़ी, उससे सही से कटाई करना आवश्यक माना जाता है। कटाई करने के बाद आती है बात किसान भाई के पत्ती इसमें खेत में फैला देना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि पत्ती फैलाने से विभिन्न लाभ होते हैं। जैसे कि हम देखें किसान भाई के पत्ती यदि फैला देंगे तो पहली बात तो आती है कि इसमें खरपतवार खेत में कम होते हैं। दूसरा, उसमें जब पत्ती फैली हुई होगी तो उसमें पानी या सिंचाई जो है कम करनी पड़ती है, पानी की आवश्यकता कम होती है जो सिंचाई के द्वारा हम देते हैं। कि धीरे धीरे जब पत्ती सड़ जाती है इसमें लगभग 1 साल बाद तो हमारे खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है, फर्टिलिटी का जो स्तर है, उर्वरता का स्तर वो बढ़ जाता है। इसलिए हम पत्ती को फैलाना आवश्यक है। परंतु एक परिस्थिति आती है कि यदि आपकी बावक फसल में ज़्यादा कीड़े लगे हों और बीमारी रही हों, उस दशा में पत्ती को नहीं फैलाना चाहिए। उस दशा में हम कहते हैं कि पत्ती को जला देना ज़्यादा उपयुक्त होता है, जिससे कि कीड़ों के अंडे इल्ली जो भी होते हैं वो समाप्त हो जाती हैं। बीमारी से ग्रसित जो पत्ती होती हैं वो भी जलकर समाप्त हो जाती हैं। किसान भाइयों, गन्ने की पेड़ी फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप गन्ने की कटाई के बाद कौन कौन से प्रबंध कार्यों को किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। कटाई के बाद किसान भाई ध्यान दें कि उसमें पानी अवश्य जल्दी से जल्दी लगा दें, क्योंकि जब पानी जल्दी लगा देंगे आप तो उसी हिसाब से उसमें फुटाव शुरू होगा। क्योंकि हम देखें कि यदि पानी नहीं लगाएंगे तो उसमें जो ग्लूकोज वाली बात है, मिठास हम देखते हैं आमतौर पर गन्ने के निचले भाग में ज़्यादा होता है, तो वो उसकी वजह से हमें फुटाव के लिए क्या चाहिए, उसमें ग्लूकोज चाहिए, मिठास जो सुक्रोज है वो नहीं चाहिए। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए हम इसमें सिंचाई कर देंगे तो जल्दी तेज़ी से फुटाव होगा, और सिंचाई नहीं करेंगे तो नमी की कमी से वो हमारे ठूंठ हैं वो काफ़ी सूख भी जाते हैं। तीसरी बात ये आती है किसान भाई कि जब आपने पहला पानी लगा दिया, जिन स्थानों पर हम देखते हैं किसी वजह से हमारे जमाव नहीं हो पाया या खाली जगह जहाँ पर भी लगता है आपको उनकी लाइन में कि लगभग 1 फीट तक कोई पौधा नहीं है, कोई मुड्डा नहीं है, खाली जगह है, तो वहाँ पर पहले से अंकुरित जो आपके नर्सरी तैयार कर लें, या ऊपर गन्ने का भाग जो रहता है सबसे टॉप वाला, वहाँ की 3-3 4-4 आँख की टुकड़े काट करके और उस जगह बुवाई कर दें, जिससे कि जो खाली जगह है उसकी भराई हो जाती है, जिसे गैप फिलिंग पे कहते हैं। उससे हमारे उत्पादन पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और हमारा उत्पादन बढ़ता है। अब बात आती है सिंचाई करने के बाद किसान भाई, इसमें जड़ों की छटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जड़ों की छटाई के द्वारा हम देखते हैं किसान भाई कि इसकी जो पुरानी जड़ हैं ज़मीन से पोषक तत्व लेने में असमर्थ सी हो जाती हैं और सही मात्रा में नहीं ले पाती हैं। तो इसलिए हम जब पानी लगा दें पहला, उसके 7-8 दिन बाद जब उसमें ओट आ जाती है, बतर आ जाती है, उसके किनारों से हल द्वारा जुताई कर दें। जब कूड़ के किनारे किनारे जुताई करेंगे तो पुरानी जो जड़ हैं वो छट जाएंगी, जड़ों की जो प्रूनिंग कहते हैं वो हो जाएगी। या हल से नहीं कर सकते हैं तो फावड़े द्वारा आप उसकी अच्छी गुड़ाई करें, जिससे कि पुरानी जड़ें कट जाएं।
उसके बाद हम देखते हैं किसान भाई कि जब जड़ कट जाती हैं, जो नाली बनती हैं, उनमें उचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना आवश्यक है। हम मान के चलते हैं कि नेत्रजन की बावक फसल से इसमें लगभग 20% अधिक मात्रा का उपयोग करना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान रखें कि बावक फसल के तरह ही इसमें भी फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और सल्फर इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए फास्फोरस की मात्रा भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास की 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा को भी किसान भाई नाइट्रोजन के साथ साथ इसको उपयोग करना आवश्यक है। आधी नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटास के साथ मिलाकर इन कूड़ों में डाल दें। शेष बची हुई आधी नाइट्रोजन है उसे बराबर 2 भागों में बांट करके जब आप तीसरी और चौथी बार सिंचाई करते हैं, जब फसल आपकी पेड़ी की जो 50-60 दिन की हो जाती है, उस समय डाल देना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका खाद और उर्वरक का किसान भाई इसमें उपयोग करें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें किसान भाई, तो आमतौर पर या तो आप पत्ती फैला दें, उससे भी लगभग 50-60% तक हमारे खरपतवार का नियंत्रण होता है, या हम देखते हैं कि निराई गुड़ाई करें। तो उसमें हम कहते हैं किसान भाई कि जब निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता है तो उसके द्वारा भी खरपतवार का नियंत्रण पूर्णतः हो सकता है। तो जो भी खरपतवार होंगे आपकी पेड़ी से वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसान भाई आपसे आशा करते हैं कि विभिन्न बिंदुओं को अपनाते हुए पेड़ी की फसल से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके आम के बाग हैं तो इन बागों में अधिक बौर और फलत के लिए इस समय कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होती है। तो आम के बाग में इस समय किन किन कार्यों को करें, आइए जानते हैं डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी से। जैसा कि आप जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसके फल पोषक तत्वों के धनी, सुपाच्य तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने के लिए हर प्रकार के व्यक्ति, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, औरत हो या पुरुष हो, सभी के द्वारा कम या अधिक मात्रा में पसंद किए जाते हैं। इसको कच्चे फलों के रूप में और पके फलों के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसका देश के हर प्रकार की जलवायु में, शीतोष्ण जलवायु को छोड़कर सभी में उत्पादन सफलतापूर्वक किया जाता है। फरवरी माह के मध्य में वृक्षों के तनों के पास थाले एवं नालियां सिंचाई हेतु अवश्य बना देनी चाहिए। अंतः फसलें कटाई छटाई उपरांत कृत्रिम वृक्षों के दोनों तरफ काफी खुली जगह मिलती है, जिसमें अंतः फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है। जायद में तरोई, लौकी, खीरा, लोबिया और रबी के मौसम में आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गेंदा आदि फसलें प्रारंभिक 5 वर्ष तक लेना लाभदायक पाया गया है। इस प्रकार वृक्षों से कटी टहनियों, शाखाओं की बिक्री से एवं अंततः फसलें लेकर अर्जित आमदनी से फलत में आई प्रारंभिक क्षतिपूर्ति की जा सकती है। किसान भाइयों, इसमें जून के और जुलाई के महीने तक हल्की सिंचाई करते हुए 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, जिससे कि नमी बनी रहे। इसके लिए विशेष ये है कि तने के पास विभिन्न मल्च पदार्थों का प्रयोग करते हुए मल्चिंग कर देते हैं। किसान भाइयों, जब रिजुविनेशन दिसंबर में करते हैं तो प्रति पौधा 1.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 1 से 2 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा प्रति बार डालते हैं, जिसकी पूरी मात्रा दिसंबर में और इतनी ही मात्रा पुनः जुलाई के महीने में पौधे पर डालते हैं। इसके साथ साथ 1 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद को 2 बार में, आधी मात्रा दिसंबर में, आधी मात्रा जुलाई महीने में डालते हैं, जिससे कि पौधा अच्छी वृद्धि करता है। किसान भाइयों, फरवरी में नई शाखाएं निकलने लगती हैं। इस पर नए कोमल पर विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और बीमारियों से बचाव रखते हुए इनमें रेगुलर थिनिंग के द्वारा प्रूनिंग करते रहते हैं, अर्थात कुछ 4-5 चुनिंदा हेल्दी शाखाएं रखते हुए शेष को सेकेटर की सहायता से काटकर हटा देते हैं। इन शाखाओं पर जुलाई के महीने में और अगस्त के प्रथम सप्ताह में बीना ग्राफ्टिंग या अन्य विधि से शाखा प्रबंधित करके जो इच्छित शाखा है, जिस प्रजाति के पौधे हम चाहते हैं, उस पर लगा देते हैं और हम इस प्रकार से पुराने पौधों का नए पौधों में रिजुविनेशन कर देते हैं। कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन। जीर्णोद्धार प्रक्रिया के दौरान देखा गया है कि बाग की समुचित देखभाल के अभाव में कृंतक वृक्ष कभी कभी तना भेदक कीट से ग्रसित हो जाता है। कीट द्वारा बनाए सुराख में लोहे की पतली तीली डालकर कीट के लार्वी को बाहर निकालकर नष्ट कर देते हैं।
और कीटनाशी दवा न्यूवान में भीगे रुई के फुहा को छेद में रखकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं ताकि जहरीली गैस से कीट के लार्वी आदि मर जाएं। यदि कीट का उचित एवं सामयिक नियंत्रण न किया गया तो वृक्ष सूख भी सकते हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि बागवान विशेषकर इस कीट के प्रति अवश्य सजग रहें और कम से कम 2 वर्ष तक कृंतक वृक्षों का सामयिक एवं सघन प्रबंधन करें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। सृजित कल्लों की पत्ती खाने वाला कीट मानसून में अधिक क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए कीटनाशी दवा कार्बरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 12 से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। पर्णीय धब्बों की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से पुराने अनुत्पादक बागत से हम विभिन्न प्रकार से ग्राफ्टिंग करके रिजुविनेशन के द्वारा देखभाल करते हुए पौधे से नई उपज पुनः प्राप्त करके अच्छा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें इसमें आने वाली समस्याओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और इसलिए किसान भाइयों, मशरूम में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं और इनका प्रबंधन आप किस तरह से करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS मिश्रा। मशरूम की खेती में लगे हुए किसान उसमें लगने वाली बीमारियों से काफ़ी चिंतित हैं। मशरूम में इस समय काबवेब ये फंगस जनित रोग है। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो केसिंग सॉइल पर दिखाई देते हैं, जिस पर बहुत तेजी से ये फैल जाते हैं और उस पर जो पिन हेड बनता है उससे ही इसी केसिंग सॉइल से उसके ऊपर चले जाते हैं और उस पर व्हाइटिश पैच बन जाता है, जिससे मशरूम की बाढ़ रुक जाती है। ये बीमारी प्रमुख रूप से जब बेड में नमी की मात्रा अधिक हो तथा जो रूम है, कमरा है जिसमें मशरूम खेती करते हैं, उसमें सापेक्षिक आर्द्रता 90% से अधिक होती है, तब ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इसके निदान के लिए कमरे में सापेक्षिक आर्द्रता को 90% से ज्यादा ना होने दें तथा बेड में पानी का जमाव ना होने दें, केवल पानी का फव्वारा दें। और जब रोग लग जाए तो 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम डाइथेन Z78 की दवा उसमें घोल कर और बेड के ऊपर उसका छिड़काव कर दें। इस तरीके से 10-10 दिन के अंतराल पर या 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो इस बीमारी का निदान हो जाएगा। दूसरी बीमारी जो इसकी प्रमुख बीमारी है बटन मशरूम की है, वो ड्राई बबल है और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके ऊपर पैच बन जाते हैं, जिससे धीरे धीरे ये पैच बढ़ करके पूरी मशरूम बॉडी को कवर कर लेती है और उसमें सड़न हो जाती है। इसके बचाव के लिए ये होता है कि ये बीमारी जो पिछले वर्ष का कंपोस्ट होता है उसमें इसके जीवाणु पड़े रहते हैं और जब अगले साल कंपोस्ट में उसको केसिंग सॉइल के रूप में उसका उपयोग करते हैं तो ये बीमारी, इसके जो पैथोजन हैं वो उस बेड में चले आते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए ये है कि रोग जनित बेड के जो कंपोस्ट हैं उसको दूसरे साल जो कंपोस्ट के लिए केसिंग के लिए यूज करते हैं उसको ना यूज करें। इसकी रोकथाम के लिए जो कमरा है, क्रॉपिंग रूम है, उसमें 2% फार्मेलिन के घोल का छिड़काव कर दें और जब रोग लग जाए या धब्बे दिखाई देने लगे तो डाइथेन Z78 या डाइथेन M45 की
2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे तो इसका निदान हो जाएगा। तीसरा जो इसका जो प्रमुख बीमारी है वो है वेट बबल्स, और इस फंगस के लगने से जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कटी फटी दिखाई देने लगती है, और इस कट फट जाने की वजह से इसका जो है बाजार में मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए इस बीमारी के लगने के तुरंत बाद ही बेनलेट या बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर देंगे तो इस बीमारी का निदान हो जाएगा। तीसरी जो है, जो बहुत ज्यादा जो है होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपटीटर मोल्ड। कंपटीटर मोल्ड जो है मशरूम में बहुतायत से होता है, सारे जो है मशरूम ग्रोइंग एरिया में ये देखा गया है। इसमें से प्रमुख रोग है जो है प्लास्टर मोल्ड। ये जो है प्लास्टर मोल्ड ये इससे होता है स्कोपोलेरोसिस फंजिकोला से, और इसमें सफेद सफेद पैचेज बन जाते हैं और ये जो है पूरी केसिंग सॉइल को जो है कवर कर लेता है, सीमेंट जैसा जो है सख्त उसके सरफेस को बना देता है, जिससे पेन हेड जो मशरूम बॉडी है वो जो है निकल नहीं पाती है, निकलने के पहले ही उसको मार देती है। तो इस रोग के निदान के लिए यही है कि जो है उसके जो सरफेस है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर के जो है सतह को हटा लीजिए, और जो है फार्मेलिन के 2% का घोल और जो है 0.5% के बाविस्टिन के घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो इस रोग का निदान हो जाएगा। और एक जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो कि बहुतायत से जो है जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम का खरपतवार, ये है इंकी कैप, जो पीले रंग का जो है मशरूम जैसा कैप बनाता है और वो बहुत तेजी से फैलता है, तो उससे जो है मशरूम के उत्पादन बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत काफी असर पड़ता है। और ये जो है जो बीड है ये हमेशा हर जगह उगता रहता है, इसलिए इसको हम जो है जैसे ये निकले वैसे इसको जो है उखाड़ करके फेंक दें तथा उस पर जो है यही फार्मेलिन के 2% के घोल का जो है छिड़काव कर दें तो ये इसके रोग का निदान हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों को एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि दवा छिड़कने के कम से कम 1 हफ्ते बाद तक फ्रूटिंग बॉडी की तुड़ाई ना करें, नहीं तो इसके जो रेसिड्यू होते हैं दवा के वो जो है मशरूम में रह जाएंगे, और जो लोग इसका जो है खाने के लिए प्रयोग करेंगे उसमें इनकी मात्रा जा सकती है जो कि नुकसान कर सकता है। इसलिए दवा छिड़कने के 1 हफ्ता बाद ही इसकी तुड़ाई करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पोहरी, जिला सिंगरौली के कृषक भरत यादव ने। यह पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भरत यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सर्दी ऋतु के प्रारंभ में और अंत में ये समय ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा अपन को सावधानी रखनी पड़ती है। जो पशु ताज़ा ब्याए हुए होते हैं, जिनकी गर्भकाल अभी चालू हुआ है या जो ब्याह गए, उनकी विशेष देखभाल की जरूरत है। इनमें प्राय सर्दी के दिनों में एक बीमारी हो जा करती है जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। दुग्ध ज्वर मादा पशुओं में होने वाला एक रोग है जो अक्सर ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को ब्याने के कुछ घंटे या दिनों बाद होता है। इसे मिल्क फीवर भी कहते हैं। ये रोग पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सामान्यतः ये रोग भैंस गायों में 5 से 10 साल की उम्र में अधिक होता है। आमतौर पर पहली ब्यांत में ये रोग नहीं होता। ये मिल्क फीवर में पशु मरणासन अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है, लेट जाता है, लेटी अवस्था में रहता है, गोबर नहीं करता, सुस्त पड़ा रहता है और सांस की गति बढ़ जाती है और कुछ खाता पीता नहीं है। ऐसी स्थिति में पशुपालक बहुत घबरा जाता है। दुग्ध ज्वर बीमारी के लक्षण। इस रोग के लक्षण पशु के ब्याने के 1 से 3 दिन तक प्रकट होते हैं। इस रोग से ग्रसित पशु बेचैन रहता है,
मांसपेशियों में कमजोरी आ जाने के कारण पशु चल फिर नहीं सकता। पिछले पैरों में अकड़न और आंशिक लकवा की स्थिति में पशु गिर जाता है। उसके बाद गर्दन को एक तरफ पीछे की ओर मोड़कर पशु बैठा रहता है। दुग्ध ज्वर बीमारी से ग्रसित पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है। पशुपालक भाइयों, ऐसे पशु की देखभाल हेतु सबसे पहले अपन को उनको सर्दी से बचाव करना है। जहां उसके आवास में एक लाइट की उचित लाइट की व्यवस्था करनी है जिससे तापमान बना रहे। और दूसरा जो उसका बेड है जहाँ पे वो लेटा हुआ है वो भी बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। दूसरा, ऐसे पशुओं का दूध भी अपन को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना चाहिए। ऐसे पशुओं का मुख्य इलाज निकटवर्ती किसी भी पशु चिकित्सा संस्था से डॉक्टर से मिलकर और उसके नस में जो खून की नस सिरा आती है उसके अंदर कैल्शियम की दवा चढ़ाई जाती है, उससे पशु तुरंत ठीक हो जाता है। इसके बाद में उपचार के उपरांत उसके बाद में नियमित रूप से उससे कैल्शियम की दवा और देसी दवा के रूप में अदरक, चाय का पानी, ऐसी दवाई पिलाते रहना चाहिए जिससे कि उसका तापमान बना रहे। सर्दी के दिनों में पशुओं का, विशेषकर भैंस में बीमारी प्राय कॉमन होती है, तो इस प्रकार से भैंस में ये ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। दुधारू पशुओं को दुग्ध ज्वर रोग से बचाने के उपाय। गर्भावस्था के दौरान पशु को उच्च गुणवत्ता वाला खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम रोज खिलाएं। लेकिन ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व से पशु को कम कैल्शियम खिलाना चाहिए। यदि किसी पशु को पिछले ब्यांत में ये रोग हो चुका है तो बचाव के तौर पर ब्याने के तुरंत बाद कैल्शियम का टीका लगवाएं। पशु चिकित्सक की देखरेख में अनाइक्निक लवण ब्याने से 1 सप्ताह पूर्व खिलाना शुरू करने से इस रोग का पूर्ण बचाव किया जा सकता है। तो ये सर्दियों के दिन में उचित देखभाल करके पशुओं को अपन आर्थिक हानि से और दूध की से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देरी से बुआई की गई गेहूं की फसल में जरूरी कार्य। अधिक शहद उत्पादन के लिए करें सही समय पर मधुमक्खियों के बॉक्सों का विभाजन। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।